पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 6 सुबह। सुबह का मतलब सवेरा। जो हमारे ज़िंदगी में हम लोग जब सोकर उठते हैं, सुबह होता है तो एक नए उत्साह से उठते हैं, एक नई उमंग हमारे अंदर रहती है कि आज फिर से काम में जुटना है। आज फिर से आदमी फ्रेश होता है, सुबह सुबह एकदम प्रसन्नचित्त होता है, हर काम में मन लगता है। अगर आप सुबह, इसीलिए कहा जाता है बच्चों को कि सुबह उठ के पढ़ाई किया करो। सुबह आप जो भी काम करोगे वो आपको जल्द और सही ढंग से संपूर्ण होता है, उसमें मन लगता है आदमी का। जो थकान दिन भर हो जाती है व्यक्ति को, वो रात के नींद से खत्म हो जाती है, मिट जाती है। तो व्यक्ति अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, आप जल्दी कर पाओगे। जो व्यक्ति गाना सीखते हैं, वो गाना का रियाज करते हैं, वो सुबह सुबह। जो पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, वो एकदम सुबह उठ करके फूल लाएंगे और साफ सफाई करके पूजा में लग जाएंगे। तो जिनका जो क्षेत्र है वो उस चीज़ में, उस काम में लग जाते हैं। जिनको अपनी शारीरिक शक्ति बनानी है और स्वस्थ रहना है, वो सुबह सुबह उठकर व्यायाम कसरत करने में लग जाते हैं। तो इसी तरह सुबह का यही मतलब है कि आप उनके जीवन में नई उमंग, नई चेतना के साथ अपने कामकाज में लग जाओ। तो यहाँ पे रेशमा नाम की लड़की थी, मैंने कहानी आप बताया था, आप लोगों को याद होगा। रेशमा नाम की लड़की थी जो पोलियोग्रस्त है और उसका एक छोटा भाई है गोलू, और वो घर में रह रही है। दादा दादी बूढ़े हैं और मम्मी पापा ऑफिस गए हैं, मम्मी घर का काम कर रही है। फिर क्या होता है, वो साफ सफाई उस रोज करनी है, दिवाली आने वाली होती है, तो मम्मी साफ सफाई कर रही होती है। रेशमा को आवाज़ लगा के उसे नहा धोकर तैयार हो जाने के लिए कहती हैं कि जल्दी तुम नाश्ता करके रेडी हो जाओ, फिर हमारे काम में हाथ बटाओ। तो जो दिवाली के बहुत सारे बर्तन उन्होंने किचन साफ सफाई के लिए निकाली है, तो उनको धोया। फिर वो रेशमा उनको पोंछ करके देती जाती है और वो अरेंज करती जाती है। फिर क्या होता है, जब उनको मिठाई बनाने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता होती है, तो पापा तो चले गए दफ्तर, पापा चले गए ऑफिस, गोलू ठहरा छोटा और दादा दादी बूढ़े। तो फिर मम्मी चिंतित हो जाती है कि अब कौन लाएगा सामान। तो झट से रेशमा उत्तर देती है कि मैं ले आऊँगी, मैं पहले भी तो जा चुकी हूँ, तो मैं ले आऊँगी व्हील चेयर पे बैठे बैठे। तो माँ उसको बोलती है कि बहुत दूर मत जाना बेटा, तुम पास के दुकान से ले आओ। तो वो जाती है और सामान लेके लौटती है, साथ में अपने छोटे भाई गोलू के लिए टॉफी भी लाती है। और फिर इस तरह साफ सफाई करके जब दिवाली का त्यौहार आ जाता है, जगमग जगमग चारों ओर रोशनी, तो वो पटाखे चलने लगते हैं, शोर शराबा होने लगता है। पटाखों की आवाज़ में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आपने देखा होगा कि जब बहुत सभी लोग जब पटाखे चलाने लगते हैं, तो कोई एक दूसरे को बुलाता है तो उस शोरगुल में आवाज़ धूमिल हो जाती है, यानी कि कम सुनाई पड़ती है, जल्दी नहीं सुनाई पड़ती है। तो ऐसा ही हुआ, गोलू के पास में ही पटाखे उसने चलाए थे, जो कि अभी फूटा नहीं था, बम से आवाज़ नहीं हुआ था। कभी कभी आप भी देखते होंगे, आपके जीवन में भी होता होगा कि पटाखे, बम या कुछ चला रहे हो, रॉकेट या चक्कर, तो लगता है कि ये अब नहीं चलेगा और बाद में उसमें से आवाज़ आती है प्राण से। तो वही चीज़ इसके साथ हुआ और इस गोलू ने उसे समझा कि ये बुझ चुका है पटाखा। और व्हील चेयर पे बैठी बैठी रेशमा ने देख लिया कि अरे इसमें तो चिंगारियाँ अभी हैं। चिंगारियाँ मतलब उसमें आग लगी हुई थी, जो आग की छोटी छोटी लपटें दिखाई देती है ना, उनको चिंगारियाँ कहते हैं। आग की लपट, चिंगारियाँ। अगर नहीं जानते तो बहुत सारे वर्ड हमने उसमें लिखे थे। आग की छोटी लपटें होती हैं। और फिर क्या होता है कि वो उसको अपने व्हील चेयर के सहारे जोर से जाकर के गोलू को धक्के दे देती है और गोलू धड़ाम से थोड़ी दूर पे गिर जाता है और बाद में इधर साइड में पटाखा बम होता है। इस तरह से वो गोलू की जान को बचा पाती है, बचा लेती है। और साथ में उसके व्हील चेयर जब फोर्स से
साथ ही रेशमा भी गिर जाती है और उसके ऊपर से कुर्सी, और ये गिरने की आवाज़ से मम्मी पापा सब दौड़ते हैं और बोलते हैं कि रेशू बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उस मम्मी पापा को सारे वृत्तांत यानी कि सारी बातें बताती है, इंसिडेंट तो घटना के बारे में कि ऐसे ये चिंगारी लगी थी, मैंने ज़ोर से इसे धक्का दिया तो गोलू की जान बच गई और इस वजह से मैं गिर गई हूँ। तो सभी उसकी पीठ थपथपाते हैं, सभी लोग खुश होते हैं कि बहुत बहादुरी का काम किया तुमने, और सभी उनकी पीठ थपथपाना का मतलब क्या होता है? किसी को शाबाशी देना। थपथपाना मतलब शाबाशी देना कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, सराहना करना। और उसके बाद सभी फिर क्या गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से थोड़ा सा चिढ़ाते हुए, थोड़ा सा मजाक करते हुए बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब कि वो शरारती अंदाज में बोलता है उनसे, मस्ती करता है बहन से। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपने जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है, एक नए इफर्ट्स, एक नए उत्साह के साथ वो हर रोज प्रसन्नचित होकर अपना काम करती है। चलो वंस मोर हम लोग इसको पढ़ते हैं। अभी मैं इन शॉर्ट आपको पूरी कहानी बता दी, अभी हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई व्यस्त मतलब बिजी होना, काम में लगे रहना। कोई सामान छा रहा है, व्यस्त होना मतलब काम में लगे रहना। यहाँ क्या दिया है? कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? उत्सुकता से मतलब बहुत ही ईगरनेस के साथ, बहुत मन में एक जानने की इच्छा, उत्सुक होना मतलब जानने की प्रबल इच्छा होना। किसी बात को जानने की प्रबल इच्छा होना। तो मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ हो जाना मतलब भूलना, बार बार किसी चीज को भूल जाना, उसको भुलक्कड़ होना बोलते हैं। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। सौंपना मतलब जिम्मेदारी देना, किसी काम को करने के लिए उसको बोल देना कि ये काम आपको ही करना है। अब ये जो है दरवाज़ा आपको ही बंद करना है, तो मैंने आपको काम सौंप दिया। फैन बंद करके
कमरे से निकलना। तो मैंने आपको फैन बंद करने का काम सौंप दिया कि जब भी फैन बंद होगा आप ही करोगे, ठीक है। तो इसी तरह कोई काम की जिम्मेदारी देना मतलब सौंप देना। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम हैं। तो कभी भी कुछ त्योहार आने वाला होता है तो घर में एक साफ सफाई ही नहीं, बहुत सारा काम निकलता है। और साफ सफाई होने के कारण भी बहुत सारे काम निकल जाते हैं। आपने देखा ही होगा, कुछ कपड़े को तह लगाओ, कुछ पर्दे को निकालो, पर्दे को झाड़ो, गद्दा झाड़ो, बहुत सारे तरह के काम होते हैं। किचन साफ करो, सारा कुछ हो जाता है। तो इस तरह से मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मैं भी आपकी माँ ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूँगी। रेशमा ने वहाँ से स्वर में कहा, वहाँ से स्वर में मतलब थोड़ा सा रोने के जैसे आवाज़ बना करके कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता करो फिर बताऊँगी। मम्मी ने बोला कि पहले नहा लो, फिर सो के उठी हो, फिर नाश्ता करो, फिर मैं बताती हूँ। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। उसकी जो पहिए वाली कुर्सी थी उस पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। वो अपने जैसे कि व्हील चेयर पर आपने देखा होगा कई लोगों को बैठे हुए, तो वो अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह वो अपने कामों में लग गई। ब्रश करना है, कुछ कपड़े लेना है, जो भी कर। तो रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। छोटी थी तो ऑब्वियसली सहारा लेनी ही पड़ती है। और ये इसको पोलियो था तो ज़्यादा थोड़ा लेना पड़ा होगा। बट अब वो 11 साल की जब हो गई तो वो सब सीख गई व्हील चेयर पर बैठ के, और हिम्मत वाली लड़की थी। दैट्स वाई, क्योंकि जब आप में हिम्मत रहेगा, साहस रहेगा किसी काम को करने का, आप में ईगरनेस रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तब वो आप काम आसानी से कर लोगे। एक उमंग होना चाहिए कि नहीं मैं कर लूँगा, तो आप आसानी से कर लोगे। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। सभी उसे प्यार करते थे। सबकी लाडली थी। लाडली होना मतलब सबका दुलारा होना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डब्बों, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। अब नाश्ता करने के लिए मम्मा ने जो बोला था, तो अब वो अंदर से ही काम करते करते आवाज़ लगाई कि अगर आपने नाश्ता फिनिश कर लिया हो तो अब आ जाओ, मेरे काम में हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। तो उनका मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। और वो उसने अपना नाश्ता खत्म करते हुए माँ से बोला कि हाँ माँ, मेरा नाश्ता खत्म हो गया, मैंने खा लिया। और वो साथ ही वो तारीफ भी की, माँ के हाथ के बने हुए दलिए की तारीफ भी की उसने की, रेशमा ने, कि माँ ये जो आपने दलिया बनाया था मेवे वाला, ये बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा बना था। मैं अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ के बर्तन डब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें
व्यवस्थित ढंग से समझाती गई। रेशमा ने कैसे मदद किया माँ को? तो डब्बों पर लेबल लगा के, डब्बों पर वो लेबल लगाती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजा दी। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, जैसा कि मैंने बताया आपको शॉर्ट में। दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग हैं, बूढ़े व्यक्ति ठहरे। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। माँ ने कहा सामान, रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी, आप बस मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, मैं ले आऊंगी। वो बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत अच्छी लड़की थी, तो उसने बोला मैं ले आती हूँ, कोई बात नहीं है। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा कि तुम जाओगी और अकेली? तो उसने बोला हाँ माँ, एक बार पहले भी तो मैं लाई थी, एक बार वो पहले भी जा चुकी थी, इसलिए उसे अब ये करना आसान लग रहा था। आप जब कोई काम पहले कर चुके होते हो तो दूसरी बार वो उतना हार्ड नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम में लगता है कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, या गार्जियन भी सोचते हैं कैसे करेगा, और सेकेंड टाइम में लगता है कि हाँ ये तो कर चुका है। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता मतलब, दृढ़ मतलब एकदम जोर देना, दृढ़ हो जाना, अपने शब्दों पे अडिग रहना। दृढ़ होना मतलब अडिग रहना। अडिग मतलब हिलना नहीं, अपने जहाँ जिस बात पे है वही डट के रहना। अडिग रहना मतलब डटे रहना। दृढ़ स्वर में बोला मतलब एकदम जोर लगा के बोली कि हाँ हाँ ले आऊंगी, कि श्योर होते हुए। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान में ही मिल जाएगा। फिर मम्मी उसको समझाई कि ठीक है जाओ, लेकिन बहुत ध्यान से जाना और पास की दुकान में, नुक्कड़ वाली दुकान से ले आना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू उसका छोटा भाई था, और छोटा तो सबका लाडला होता है, ये बड़ी थी तो उसको प्यार करती थी ऑब्वियसली, तो उसके लिए वो टॉफ़ी भी ले आई थी। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। बच्चों को जब भी आप टॉफ़ी दोगे तो वो ज़रूर खुश होता है, और ख़ास के जब आप बाज़ार जाते हो तो उसको एक मतलब उसके मन में रहता है कि आएगा ही, पूर्ण विश्वास रहता है कि जो गए हैं मम्मी पापा दीदी भैया कोई भी बाज़ार, तो ज़रूर मेरे लिए कम से कम टॉफ़ी तो लाएंगे, कोई ना कोई चीज़ लाएंगे। तो वो पाकर बहुत खुश हो जाता है बच्चा। तो इसी तरह गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। दिवाली का त्योहार का दिन आ गया और रेशमा का घर दियों से, लाइट से पूरा झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। झिलमिल प्रकाश क्या, जो आप छोटे छोटे बल्ब लगाते हो ना दीपावली में, तो वो कभी जलता है कभी बंद होता है, जलता है बंद, तो झिलमिल झिलमिल वो बंद खोल होता है ना, वैसे झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, हर जगह लाइटें और दिए जल रहे थे, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान, मानो जैसे कि आकाश में तारे झिलमिल झिलमिल नजर आते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे तारे अनगिनत, वैसी ही अवस्था धरती की हो गई थी। दीपावली के दिन एकदम वैसे ही हो जाता है ना, हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में लाइटें जल रही हैं। क्या जमीन क्या आसमान, कुछ फर्क ही नहीं था। जैसे ऊपर तारा, इतने सारे तारे जगमगा रहे हैं, वैसे ही जमीन पे इतने सारे दिए जगमगा रहे हैं। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दीपावली कौन सा त्योहार है, किस चीज़ का त्योहार है? तो आप बताओगे कि अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। अब पूरी धरती जो अंधकार में है, उसको इतने सारे प्रकाश मिल गए, इतने
ये प्रकाशित हो गई पूरी धरती, तो अंधेरे पर उजाले की जीत की प्रकाश ये त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई को जो है अंधेरा से उपमा दिया जाता है और अच्छाई को हमेशा उजाला। जो बुराई रूपी जो अंधकार है, अंधकार रूपी जो बुराई है, उसको दूर कर और हम अपने अच्छाइयों को इस धरती पे अच्छाइयों को इस प्रकाशित कर देते हैं दिए जलाकर कि आज सारी बुराइयां मिट गई और अच्छाइयां उजागर हो गई इस धरती पे, सबके दिल में, सबके मन में। और जो असत्यता है, जो झूठ है, वो भी अंधकार के समान है। अब सत्यता, ये लाइट रूपी प्रकाश रूपी सत्य का जो है उसकी जीत हो गई। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। इसी दिन राम और रावण में लड़ाई हुई। जब सीता माता को ले गए थे, रावण हर कर ले गया था, तो राम जी ढूंढते ढूंढते और हनुमान जी की सहायता से सभी लोग लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ राम और रावण के बीच। रावण मारा गया और राम की जीत हुई। असत्य, वो दुर्व्यवहार और दुष्ट की जो है दुष्ट का नाश हो गया और सत्यता की, राम सत्य के जो है प्रतीक हैं, तो उनकी जीत हो गई। और इसी दिन वो अयोध्या लौटे थे राम जी सीता माता को लेकर लक्ष्मण के साथ। तो उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाने लगा। उनकी जो है उनके स्वागत में ये पूरी भारत की धरती जगमगा उठी। हर जगह दिए उनके स्वागत में जलाए गए। तभी से ये दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसीलिए इसे असत्य पे सत्य की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि रावण ठहरा राक्षस, वो असत्य के मार्ग पे चलता था और ज्ञानी था, बट वो उसने खराब काम किए ना, पराई स्त्री का हरण किया। और राम जी सत्य के मार्ग पे चलने वाले, सत्यता का उनके पिता सत्यवादी, तो इस तरह से वो असत्य पे सत्य की जीत है, अंधकार पे प्रकाश की जीत है। समझ गए? और क्या है? बुराई पे अच्छाई की जीत है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। बच्चे जब दादी और नानी कहानियाँ कहती हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है ना, सुनते हैं ध्यान से। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। पूजा के बाद सब लोग खुशी मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं। रेशमा अपने दादा दादी के साथ पुजरियाँ चला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था कि अब तो ये बुझ गया या ये नहीं अब जलने वाला है, तो उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। है ना, होता है ना ऐसा। आप कभी देखोगे आप कि नहीं जला, लोग सोचते हैं कि नहीं ये जलने वाला नहीं है, बट थोड़ी देर के बाद उसमें चिंगारियाँ जो है आग की लपटें दिखाई देती हैं और फिर ब्राम से आवाज़ होता है। तो गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। जब गोलू नहीं देख पा रहा था, उसकी पीठ के साइड पटाखा था, तो रेशमा चिल्लाई कि बचो, तुम भागो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब नाम बोलेगा तो उसको लग जाएगा। तो पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। बहुत शोरगुल होता है जब पटाखे सभी लोग चलाने लग जाते हैं रात को, तो आवाज़ें, कोई किसी को बुलाता भी है तो जल्दी सुनाई नहीं देता है, तो वही उसकी आवाज़ दब गई, मतलब अच्छी तरह नहीं सुनाई दी। पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण, उसकी गति जोर से गई थी, इसलिए वो धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती से गोलू को जलने से बचा। उसने गोलू को धकेल तो दिया, तो गोलू थोड़ा दूर पे जा गिरा, तो वो बच गया उस धड़ाम की आवाज़ से, वो पटाखे की आवाज़ से। बट गोलू को कुछ ना समझ आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों।
धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े, क्योंकि साथ ही रेशमा की चेयर भी गिर गई थी। चले आए, कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। वो जो धक्का दी तो गोलू तो ऐसे बच गया, बट वो कुर्सी जल्दबाजी में गिर गई। तो पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी कि न जाने क्या हो गया, रेशमा गिर गई, रेशमा को चोट लगी कि गोलू को चोट लगी, क्या हो गया। माँ एकदम डर गई, आवाज़ भी सुनी जोरों की और रेशमा को गिरा हुआ पाया, कुर्सी उसके ऊपर पाया। बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ है, ये पटाखा था, चिंगारी चल रही थी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब मैंने लिखा है शाबाशी देना, शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, मजाक करते हुए बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, सभी लोग मजाक जैसा बोला, सबने हंसी, खुश हो गए, हंसे सब। और रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो आराम से बोल जाता, वो बैठी चुपचाप देखती रह जाती, उसके लोग आवाज़ नहीं सुनते तो नहीं आ पाते गोलू को बचाने। बट उसकी जो शारीरिक कमी थी, वो जो चल नहीं पा रही थी, वो कभी उसके आड़े नहीं आई। वो तब भी जो है दूसरे की हेल्प की, मम्मा की हेल्प की सामान लाने में, गोलू की हेल्प की उसको पटाखे से बचाने में, और मम्मा के काम में भी हेल्प की। तो वो मतलब कि शारीरिक दुर्बलता जो है, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे तो माथा दर्द हो रहा है तो मैं कैसे आज पढ़ूंगा, मेरे तो आज साइकिल पंचर है तो मैं कैसे जाऊँ। वो इफर्ट होना चाहिए, है ना, करने का जुनून होना चाहिए आप में। तो इस तरह से वो आगे उसको कभी ये बाधा नहीं बनी। वो आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। आज भी वो लड़की कहीं ना कहीं, वो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं ना दुनिया में, तो सभी इफर्ट जिनमें है, जिनमें जिंदा दिली है, जिनमें उत्साह है, उमंग है, वो कर सकते हैं। उनकी हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। से क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हर सुबह एक नए उत्साह से, एक नए इफर्ट से हमें काम में लगे रहना चाहिए और आप आगे निरंतर बढ़ते जाओ, यही जिंदगी है। हमें किसी भी बात को लेकर, देखो ये इसके पाँव नहीं थे, ये इसे पोलियो था, ये चल नहीं पा रही थी, पर इसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कैसे करूँगी, मेरे तो पाँव नहीं है। ये लगी रही, मम्मा का भी हेल्प किया, बाजार भी गई, गोलू को भी बचाया, और हमेशा हंसते खुलते नए उमंग के साथ रहती थी। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर